मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम आपको कंपनी अकाउंट के बारे में सिखाएंगे। मैंने 11th क्लास के अंदर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप सिखाई थी, जब हम नन्हे नन्हे बच्चे थे। जब आप 12th में आए, फिर पार्टनरशिप फर्म आई और उसके बाद कंपनी का अकाउंट आई। कंपनी का जन्म कैसे हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैसे फेल हुई, पार्टनरशिप फर्म की जरूरत कब खत्म हो गई, क्या जरूरत थी कंपनी को कंपनी बनाने की, बच्चों में धीरे धीरे बताऊंगा। पहले मैं आपको यह सिखाऊंगा कि ये चैप्टर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, शेयरों का निर्गमन। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों। चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनी अकाउंट है, इशू ऑफ शेयर है। ये बच्चों, ये चैप्टर लिख लीजिए। कितने नंबर में आएगा सर, ये लिख लीजिए। ये चैप्टर बच्चों एग्जाम में 11 से लेकर के 13 मार्क्स में आ जाता है। चैप्टर करने से पहले हमें पता होना चाहिए इसकी क्या वेटेज है, कितने नंबर का आएगा सर, ये सब बच्चों नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको फुल फ्लैश मिलेगा, 8 मार्क्स में आएगा पूरा क्वेश्चंस। 8 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस आएंगे, चॉइस में आएंगे। किस में आएंगे बच्चों? चॉइस में। एक क्वेश्चंस 3 मार्क्स में भी आ सकता है और एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, बता लीजिए बच्चों। 12, 13 नंबर का, 11 तक आ सकता है, 12 का भी आ सकता है, 13 का भी आ सकता है। डिपेंड अपॉन द मास्टर कि मास्टर को कितनी कंपनी अकाउंट पसंद है। मेरे को तो बहुत ही पसंद है, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है कंपनी अकाउंट। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा 11th की बातें याद दिला दूं। जब मैं बेटा आपको थोड़ी 11th की बातें सिखाऊंगा। मेरा एक दुकान थी मेरी छोटी सी, ये मेरी छोटी सी दुकान है। मैंने दुकान खोल रखी थी जिसका मालिक मैं था, और इसको बोलते हैं बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप। ये राजीव जैन है, ये मेरा बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर इसको राजीव जैन चला रहे हैं बच्चों। इस मेरी दुकान है, छोटी सी दुकान है। इसमें लिमिटेड कैपिटल थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। दुकान में आग लग गई, सब राजीव जैन वहन करेंगे। सारा रिस्क मेरा था। बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आग लग गई, सब कौन वहन करेगा? मैं वहन करूंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चों ऐसा ही होता था। प्रोप्राइटर वह व्यक्ति होता है जो अकेला व्यक्ति बिजनेस को संभाल रहा होता है। प्रोप्राइटर्स वह व्यक्ति होता है जो अकेला व्यक्ति बिजनेस को संभाल रहा होता है। ये राजीव जैन सर है। फिर मैंने 11वीं में सिखाया ये सब। अब मैं 12वीं में पहुंचा। वहां पर भी क्या होता था, एक फर्म होती थी,
जिसका नाम रख दिया मैंने एबीसी एंड कंपनी, इसमें 3 पार्टनर होते थे, इसमें 3 पार्टनर्स होते थे, एक ए था, एक बी था और एक सी था। तीनों पार्टनर्स थे। समझ में आ रही बच्चों? जब बिजनेस मतलब पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनरशिप में क्या होता था, जब बिजनेस 2, 4, 6, 10 व्यक्तियों से नहीं संभल रहा होता तो उसको हम एक कंपनी का रूप दे देते हैं। जब बिजनेस 2, 4, 6, 10 व्यक्ति 20 व्यक्तियों से नहीं संभल रहा होता तो हम फिर क्या बना लेते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप में भी क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और लिमिटेड कैपिटल होती है। समझ में आ रही बच्चों? फिर मुझे एक कंपनी बनानी होगी। कंपनी में आज मुझे मदरबोर्ड की फैक्ट्री खोलनी है, तो मदरबोर्ड की फैक्ट्री खोलने के लिए मेरे को बहुत सारा पैसा चाहिए। और बहुत सारा पैसा 1, 2 व्यक्ति या 4 व्यक्ति या 6 व्यक्ति पर नहीं हो सकता। करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लगा देंगे, 100 करोड़ लगा देंगे 10-20 व्यक्ति मिलकर के। बट यहां तो मुझे अरबों में रुपया चाहिए। तो अरबों में रुपया चाहिए का मतलब है उसके लिए मुझे कंपनी बनानी होगी मेरे बच्चों। उसके लिए मेरे को एक कंपनी बनानी होगी मेरे बच्चों। उसके लिए मेरे को एक कंपनी बनानी होगी। कंपनी में क्या होता है, पब्लिक पैसा लगाती है। मैं पब्लिक से बोलता हूं, अरे पब्लिक, मैं एक मदरबोर्ड की फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ। क्योंकि अकेला व्यक्ति मदरबोर्ड की फैक्ट्री नहीं खोल सकता। क्योंकि कंप्यूटर का मदरबोर्ड की फैक्ट्री बनानी है, मदरबोर्ड बनाना है कंप्यूटर का, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो मुझे पब्लिक से को जोड़ना होगा अपने साथ। तो धीरे धीरे बच्चों मैं आपको इस चैप्टर की तरफ ले चलूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा कंपनी के बारे में बताऊंगा, मीनिंग ऑफ कंपनी बताऊंगा, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और धीरे धीरे हम आगे चलेंगे। क्योंकि कुछ ड्रॉबैक थे सिंगल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में और पार्टनरशिप फर्म में। ये पार्टनरशिप फर्म है, अब मैं आपको एक मुंशीगिरी सिखाऊंगा आपको। आप ये मान लो कि अब आप कंपनी का अकाउंट कैसे बनाओगे, अब मैं आपको ये सिखाऊंगा बच्चों। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा मेरे प्यारे वाले बच्चों। चलिए लिखिए, चलिए बच्चों, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी मैं आपको अब ये सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं मीनिंग ऑफ कंपनी बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों क्या सिखाऊंगा, मीनिंग ऑफ कंपनी। एक कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ये कंपनी जो है चल नहीं सकती, काम वही करती है जो एक इंसान काम करता है। ये इसको बोलते हैं, इसे कानून के द्वारा बनाया जाता है। इट इज ए क्रिएटेड बाई लॉ, क्रिएटेड बाई द लॉ। कंपनी को जिसे बोलते हैं कानून का बच्चा। कंपनी क्या होती है, एक कानून के द्वारा बनाई जाती है, क्रिएटेड बाई लॉ। इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। यह अपने नाम से संपत्तियों को खरीद सकती है, बेच सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वाद प्रतिवाद कर सकती है। ये कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी किसी दूसरे के ऊपर केस कर सकती है थ्रू ए कॉमन सील विच शुड बी स्टाम्प्ड। स्टाम्प्ड मतलब सिग्नेचर। कंपनी कहता है ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कैसे काम करती है, एक कंपनी के नाम से एक मोहर बनाई जाती है जिसे कॉमन सील बोलते हैं। वो एक हर पेपर पर लगाई जाती है, उस पर जो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है उस पर साइन करता है अपने। कंपनी वही काम करती है जो एक इंसान काम कर सकता है। बस इसके अंदर खून नहीं होता, इसके अंदर ब्लड नहीं होता। कंपनी के नाम से अकाउंट खोल सकते हो आप। सब कुछ काम वही करती है जो एक इंसान कर सकता है
और एक कंपनी को जेल में नहीं डाला जा सकता। सर जी जेल में कैसे डालेंगे? जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, कोई कंपनी ने कोई गड़बड़ की तो कंपनी को जेल में तो डालना नहीं जाएगा, तो उसके डायरेक्टर को उठा लिया जाएगा। समझ में आई बच्चों? चलिए हम धीरे धीरे चलते हैं बच्चों। ये सब मैंने आपको ये उतार लेना बच्चों, मैंने दोबारा खोल दिया है। एक कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाई द लॉ, ये लॉ के द्वारा बनाई जाती है। इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका एक कानूनी एंटिटी होती है। थ्रू एक कॉमन सील, जो कॉमन किसके काम कैसे रूप में काम करती है? कॉमन सील के रूप में। फिर शुड बी स्टाम्प्ड, स्टाम्प मतलब सिग्नेचर ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, एक न्यायाधीश हुए थे अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस लिंडले, एक बहुत बड़े न्यायाधीश हुए थे। कहता है इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये एक व्यक्तियों का एक समूह होता है। क्या होता है ये? मतलब बहुत सारे व्यक्ति जुड़ते हैं। कहता है इट इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये व्यक्तियों का एक समूह होता है। हु कंट्रीब्यूट मनी, वो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, या मनी वर्थ, या उस पैसे के बराबर कोई संपत्ति देते हैं। टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पज, सबका उद्देश्य क्या होता है? कॉमन होता है। सर जी कैसे? जरा देखिए ध्यान से बच्चों, ये कंपनी होती है, ये कंपनी बनाई मैंने एक्सपर्ट लिमिटेड, एक कंपनी बनाई और ये पब्लिक है, ये पब्लिक है बच्चों, जो इस कंपनी में पैसा लगाती है। क्या लगाती है बच्चों? इस कंपनी में क्या लगाती है? पैसा लगाती है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है। इस कंपनी में क्या लगाते हैं? पैसा। क्या देखते हैं उसके लिए? सर इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में कोई बात ना झूठी होनी चाहिए, ना कोई बात झूठी होनी चाहिए। झूठी और झूठी का मतलब आप ये नहीं कह सकते अरे ये लिखना भूल गए थे, क्योंकि जो इन्वेस्टर है, ये जो पब्लिक है, ये कौन है? ये पब्लिक है। ये कौन है बच्चों? ये पब्लिक है। ये प्रोस्पेक्टस मतलब चिट्ठी, ये इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, चिट्ठी। इस प्रोस्पेक्टस को देख करके ये इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं, और क्योंकि इनका सबका एक कॉमन पर्पज होता है। इनका क्या होता है बच्चों? एक कॉमन पर्पज होता है। ये पैसा लगा रहे हैं इसमें, इस कंपनी के अंदर ये पैसा लगाते हैं। फिर कंपनी क्या करती है? इनको शेयर इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर। ये कैसे प्रभावित होते हैं? इस प्रोस्पेक्टस को देख करके। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई। क्या समझाई मैंने बच्चों? कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस लिंडले इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये व्यक्तियों का एक संघ है, ये समूह है। ये क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है। कहता है हु कंट्रीब्यूट मनी, और ये क्या कर रहे हैं? ये पैसे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं इस कंपनी के अंदर, और मनी वर्थ या उसके पैसे के बराबर कोई असेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर कॉमन पर्पज, और इनका क्या होता है बच्चों? एक कॉमन पर्पज होता है। इनका क्या होता है बच्चों? कॉमन पर्पज होता है। चलिए बच्चों, इसी के साथ साथ मैं आपको लिखिए, हेडिंग डालिए, फ्यूचर्स फीचर्स या एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी।
एग्जाम में इनमें से कोई भी एक वर्ड पूछ लेगा आपसे, तो आपको कंपनी की विशेषताएं बतानी है। कंपनी की क्या बतानी बच्चों? विशेषताएं बतानी है। नंबर 1 डालिए बच्चों, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी नंबर 1। लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ में आ रही बच्चों? क्या होती है? कंपनी एक अलग एंटिटी मानी जाती है और ओनर एक अलग एंटिटी मानी जाती है। कंपनी एक अलग एंटिटी मानी जाती है, जैसे एक कंपनी है, कंपनी है ये, ठीक है, और ये इसके ओनर हैं, मतलब शेयर होल्डर, मेंबर ऑफ ए कंपनी, जो पार्षद सीमा नियम पर अपने साइन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक किंगफिशर कंपनी थी, विजय माल्या उसका मालिक था, डायरेक्टर था। एक किंगफिशर कंपनी थी और इसमें विजय माल्या इसका एक ओनर था। आप ये मान लो, मतलब कहने का मतलब है कंपनी एक अलग एंटिटी मानी जाती है, ओनर एक अलग एंटिटी माना जाता है। समझ में आ रही बच्चों? विजय माल्या और किंगफिशर, विजय माल्या और किंगफिशर क्या हुआ था इस केस में बच्चों? इसने कुछ घोटाले किए थे। किंगफिशर ने क्या किया था? कुछ गबन हुआ था, घोटाले हुए थे, और इस कारण से ये कंपनी, ये किंगफिशर कंपनी बंद हो गई। इसके जहाज चलते थे सजी। इस पे अगर एक नॉर्मल इंडियन एयरलाइंस की कीमत दिल्ली से बॉम्बे है 7,000 रुपये लगते हैं, तो किंगफिशर में 14,000 रुपये लगते थे सजी। बड़ी विलासिता की, मतलब बेहतरीन चीज़ें होती थी इस जहाज के अंदर। मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बॉम्बे गया था सर जी, सब कुछ सुविधा मिलती थी उस जहाज के अंदर। बट किसी कारण ये कंपनी बंद हो गई। समझ में आ रही बच्चों? कंपनी क्या हो गई? बंद हो गई। उसमें किंगफिशर कंपनी बंद हो गई। अब एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी है विजय माल्या भी खत्म हो जाएगा, और विजय माल्या तो अभी भी जिंदा है। इस कंपनी के बंद होने से ये विजय माल्या थोड़ी मर जाएगा। बोलो बच्चों, कंपनी तो बंद हुई है, विजय माल्या तो अभी जिंदा है, वो विदेश में रह रहा है। हमारे मोदी जी उसको लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट ला नहीं पा रहे हैं। इन्होंने बैंक से, इस किंगफिशर ने बैंक से करोड़ों रुपए निकाल लिया। कुछ नेता लोग भी मिले हुए थे। ये बहुत दूर की बात है बच्चों। फिलहाल मैं आपको सेपरेट लीगल एंटिटी बता रहा हूं। मतलब कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी अलग है और इसके मेंबर बिल्कुल अलग है। आप कंपनी पर केस कर सकते हो, कंपनी के मालिक पर केस नहीं कर सकते हो। अगर कंपनी ने आपके खिलाफ कोई धोखा किया है तो आप कंपनी पर केस कर सकते हो, तथा आप कंपनी के मालिक को नहीं फंसा सकते हो। कंपनी एक अलग एंटिटी मानी जाती है, ओनर एक अलग एंटिटी माना जाता है। कंपनी अलग एंटिटी मानी जाती है और ओनर एक अलग एंटिटी माने जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है, कोई भी गड़बड़ होती है तो आप कंपनी पर केस कर सकते हो डायरेक्टली रूप से, इसके मालिक को आप नहीं फंसा सकते हो। कहने का मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी,
इसी को बोलते हैं बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है। ये कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है और बेच सकती है। बैंक में अकाउंट खोल सकती है। किसी के माल को खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। माल को खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ए कंपनी कैन sue ओनली द कंपनी फॉर इट्स डेट एंड नॉट एनी ऑफ द मेंबर। अगर कोई पैसा इस कंपनी ने किसी से उधार ले रखा है तो जो उसके कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी पर केस करेंगे, ना कि इसके मेंबर पर, ना ही इसके शेयर होल्डर पर। अगर इस कंपनी ने कोई उधार ले रखा है और वहां पर पार्टनरशिप में क्या होता था, सीधा पार्टनर्स पर केस करते थे। सिंगल ओनरशिप में क्या होता था, वहां पर भी यही होता था, सीधे जो उसका मालिक होता था उस पर केस करते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर ये कंपनी अपना डेट नहीं चुका रही है, अपना उधार नहीं चुका पा रही है, तो आप इस कंपनी पर केस करेंगे, ना कि इसके शेयर होल्डर पर, ना ही इसके मेंबर पर। समझ में आ रही बच्चों? हम स्लोली करते जाएंगे एक एक कैरेक्टरिस्टिक को। एक होता है बच्चों परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार। परपेचुअल का मतलब क्या होता है बच्चों? चलता रहेगा। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? चलता रहेगा। प्रोपराइटर में बच्चों क्या होता है? प्रोपराइटर में यदि प्रोपराइटर ही मर जाए तो दुकान बंद, पार्टनर मर जाए तो फर्म बंद। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर कोई मेंबर मर जाए, 2-4 मेंबर 10 मेंबर मर जाएं, तो कंपनी लगातार चलती रहती है। किसी मेंबर के रिटायर होने से, किसी मेंबर के डेथ होने पर, या कोई मेंबर दिवालिया घोषित हो जाए तो कंपनी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कह रहा है शेयर होल्डर में कम, शेयर होल्डर आते हैं एंड शेयर होल्डर में गो एंड शेयर होल्डर जाते हैं, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। और कंपनी चलती रहती है। कंपनी चलती रहती है। उसके ओनर के जिंदा रहने या मरने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेचुअल का मतलब होता है चलता रहेगा। मतलब उसके ओनर के जिंदा रह जाने या मर जाने से कंपनी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी चलती रहती है। परपेचुअल का मतलब होता है बच्चों लगातार। समझ में आ रही है? चलिए थर्ड लिखिए बच्चों, मेरे साथ थर्ड लिखिए कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड लिखिए लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। लिखिए बच्चों, पार्टनरशिप फर्म में आपने पढ़ा होगा कि अगर फर्म अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाएगी तो पार्टनर के घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। वहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है बच्चों? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन कंपनी में क्या होता है? एक मेंबर की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों सीमित दायित्व। क्या बोलते हैं बच्चों? सीमित दायित्व। अगर कंपनी बंद हो गई, जो भी उसका ड्यू अमाउंट बच गया, तो उसमें जो मेंबर हैं या मालिक हैं उनके घर के बर्तन नहीं बिकेंगे। उनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड ही होती है, उसमें उनके पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी। क्योंकि जो मेंबर होते हैं ना, उनकी लायबिलिटी सीमित होती है।
सीमित मतलब अगर किसी एक मेंबर ने एक शेयर खरीदा है 10 रुपये का और उसने 8 रुपये पे कर दिए, तो सिर्फ वो कितने और पे करेगा? 2 रुपये, क्योंकि लायबिलिटी क्या है? सीमित है। ठीक है बच्चों। अगला डालिए बच्चों, कॉमन सील। अगला लिखिए बच्चों, कॉमन सील। ये मैंने बताया था बच्चों आपको, इसे हिंदी में बोलते हैं सार्व मुद्रा, मोहर, स्टाम्प, ठप्पा। मतलब कंपनी का साइन, कंपनी का मोहर लगा दी जाती है कंपनी के नाम की, फिर उसमें डायरेक्टर साइन कर देते हैं और वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाते हैं? लीगल डॉक्यूमेंट बन जाते हैं कंपनी की तरफ से। समझ में आ रही है? कंपनी ये कहकर नहीं मुकर सकती, नहीं ये तो डायरेक्टर ने साइन किए थे, तो कंपनी ये कह करके नहीं छूट सकती है। अगर कंपनी का स्टाम्प लगा हुआ हो, उसमें किसी डायरेक्टर के साइन हो रखे हैं, तो कोई भी कॉन्टैक्ट अगर कंपनी ने किया है तो वो कंपनी मुकर नहीं सकती है। इसका मतलब बच्चों ये है, कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज अफेक्ट ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। समझ में आ रही बच्चों? कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज अफेक्टेड ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। अगर अगला लिखिए, नेक्स्ट लिखिए बच्चों, ये लास्ट कर दूंगा इसको। एक कंटेस्टिंग एग्जाम में कोई 2 पूछ लेता है, आप पॉइंट लिख आओगे वही काफी है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, ट्रांसफर फॉर एबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर सच शेयर विदाउट कंसेंट ऑफ अदर मेंबर। मतलब एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर को शेयर ट्रांसफर कर सकता है विदाउट कंसेंट, किसी की सलाह लिए बगैर एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर को शेयर ट्रांसफर कर सकता है। बट इन प्राइवेट कंपनी, बट इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट इज ए रेस्ट्रिक्टेड। उस पर क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है ये प्राइवेट कंपनी पर। मतलब जो कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो अपना हिस्सा 2%, 3%, 13%, 20% किसी दूसरे मेंबर को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके ट्रांसफर पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चलिए अब आप नेक्स्ट लिखिए, नंबर 2 लिखिए, हेडिंग डालिए बच्चों, टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के प्रकार, ये बच्चों 3 प्रकार की होती है। ये बच्चों 3 प्रकार की होती है, लिख लो, तीनों प्रकार लिख लो बच्चों। अनलिमिटेड कंपनी एक होती है, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, लिमिटेड लिमिटेड बाई गारंटी। गारंटी उतार लीजिए बच्चों, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, GARANTEE। और नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। एग्जाम में आया था कंपनी कितने प्रकार की होती है? कंपनी 3 प्रकार की होती है। पहला पॉइंट क्या है?
अनलिमिटेड कंपनी, असीमित दायित्व। पहला पॉइंट क्या है? अनलिमिटेड कंपनी। हेडिंग डालो बच्चों, नंबर 1 डालिए बच्चों, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, देखो वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिख लो बच्चों, वेयर मेंबर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, प्रैक्टिकली नॉट इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया, प्रैक्टिकली नॉट इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया, लेकिन ये अभी भी इंडिया में चलन में नहीं है। इस प्रकार की कंपनियां इंडिया में नहीं देखी जाती। अनलिमिटेड कंपनी, इस प्रकार की कंपनियां इंडिया में नहीं देखी जाती। जहां पर मेंबर की या ओनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, जहां पर मेंबर की या उसके ओनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो, अनलिमिटेड मतलब असीमित लायबिलिटी हो, भारत में इस प्रकार की कंपनी देखने को नहीं मिलती है। ये सिर्फ किताबी बातें हैं। मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। समझ में आ रही है? चलिए ठीक है बच्चों, नंबर 2 लिखिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दूसरी है। लिखो बच्चों, इसके बारे में लिख लो, वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, वेयर द लायबिलिटी of member is limited, where liability of member is limited, ठीक है बच्चों। अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी, अप टू अमाउंट of guarantee, up to the amount of guarantee, up to the amount of guarantee given, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक बात बताओ, जैसे ये कंपनी है, ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर एक मेंबर ने गारंटी दी 5 लाख रुपए, दूसरे मेंबर ने गारंटी दी 10 लाख रुपए। समझ में आ रही है? यहाँ मेंबर गारंटी दे रहे हैं। ये कौन दे रहे हैं? एक मेंबर ने गारंटी दी कि मैं गारंटी दे रहा हूँ 5 लाख रुपए की, दूसरे मेंबर ने गारंटी दी मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 लाख रुपए की। समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। बाई चांस अगर कल को कंपनी बंद हो गई तो कितने रुपए की गारंटी देना चाहते हो, इतने रुपए आपसे लिए जाएंगे। बाई चांस ये कंपनी क्या हो जाती है, ये बंद हो जाती है, तो इसमें जो कंपनी के जो मेंबर हैं वो गारंटी देते हैं। ये कह रहा है मैं ए मेंबर है, इसमें वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करता है कि मैं 5 लाख रुपए की गारंटी देता हूँ, किसी भी नुकसान, कोई भी नुकसान हो जाएगा कंपनी में तो कंपनी बंद हो रही है तो मैं 5 लाख भी दूंगा। बी मेंबर है,
ये बी मेंबर है, ये गारंटी दे रहा है कि मैं 10 लाख रुपये दूंगा, मैं 10 लाख रुपये की गारंटी देता हूँ, मैं 5 लाख रुपये की गारंटी देता हूँ, तो इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। पर इस प्रकार की कंपनी भी देखने को कम ही मिलती हैं। इंडिया में इस प्रकार की कंपनी भी देखने को कम ही मिलती हैं। अब बच्चों तीसरे प्रकार की कंपनी अब आ रही है, वो आपके कोर्स में है और इसी के ऊपर सारी चर्चा होगी पूरे चैप्टर की। लिख लीजिए, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर बाई, ये इसके ऊपर चर्चा होगी पूरे चैप्टर में, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर। ठीक है बच्चों, लिख लो, एक बार लिख लो बच्चों। बेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, सब कुछ मैं एक ही लैंग्वेज लिख रहा हूं, देखो हर एक में। वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड up to the amount of unpaid portion of shares, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू जो है बच्चों वो 100 रुपये की है। कितने रुपये की है? 100 रुपये की। अगर किसी मेंबर ने ये कंपनी का मेंबर है, ये कंपनी का कौन है? मेंबर है, और इसने कंपनी को 70 रुपये पे कर दिए। कितने पे कर दिए? पेड कर चुका है 70 रुपये। तो अब ये कितना पेमेंट करेगा? जब कंपनी बंद हो रही है, समापन होगी, तो मैक्सिमम कितना पेमेंट करेगा? ये मैक्सिमम जो पेमेंट करेगा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम पेड ₹30। ये कितने पे करेगा? मैक्सिमम ₹30 पे करेगा। बच्चों समझ में आ चाहिए। मतलब एक आदमी अगर एक कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसने 70 रुपये पे कर दिए, तो अब वो कितने पे करेगा? 30 रुपये। तो उस आदमी की जो लायबिलिटी है उस शेयर के लिए मात्र 30 रुपये है। हम उस आदमी से सिर्फ 30 रुपये ही मांग सकते हैं। कंपनी कितने रुपये मांग सकती है? सिर्फ 30 रुपये, क्योंकि वो एक शेयर के लिए कितने रुपये दे चुका है? 70 रुपये तो कंपनी को पे कर चुका है ना। पे का मतलब होता है पेड कर चुका है। तो अनपेड अमाउंट कितनी रह गई? मैक्सिमम 30 रुपये। तो इसी को बोलते हैं बेटा अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर। तो उस शेयर होल्डर से कितना मैक्सिमम मांगा जा सकता है? सर 30 रुपये मांगा जा सकता है। चलिए अब मैं आगे चलूंगा बच्चों, धीरे धीरे। अब हम स्लोली आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, दोनों में क्या अंतर होता है बच्चों? ये देखिए, लिखिए, लिखो बच्चों। नंबर एक डालो, पेड अप कैपिटल। मतलब एक प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो एक प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए बच्चों? और इक्वल टू 1 लाख। उतार लीजिए बच्चों। एक
प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1,00,000 रुपये। समझ में आ रही है? मिनिमम 1,00,000 चाहिए, इससे ऊपर आप जितना मर्जी लगा सकते हो। ये क्या है? ये मिनिमम लिमिट है। ये क्या है? ये बच्चों ये मिनिमम लिमिट है। ये मिनिमम लिमिट है और इससे ऊपर आप जितना मर्जी लगा सकते हो। ये मिनिमम लिमिट है बच्चों। सीमा क्या है बच्चों? ये मिनिमम सीमा है। और पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कितने रुपए चाहिए? 5,00,000 रुपए। अगर आपको एक पब्लिक कंपनी खोलनी है तो कितने रुपए चाहिए? 5,00,000 रुपए। समझ में आ रही बच्चों? अगर आपको एक पब्लिक कंपनी खोलनी है तो कितने चाहिए? 5,00,000 रुपए। और एक प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो कितने रुपए चाहिए? 1,00,000 रुपए। ठीक है बच्चों। नंबर 2 लिखिए, नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर 2 डालिए बच्चों, नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए बच्चों? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 से। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, minimum number of member is 2। समझ में आ रही बच्चों? एंड द मैक्सिमम 200। एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय इज 200। एंड द मैक्सिमम नंबर of member is 200। कितने होने चाहिए? 200 मेंबर। समझ में आ रही है? एक्सक्लूसिव ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय। इसमें पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय शामिल नहीं होंगे। इसमें प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय शामिल नहीं होंगे। देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7 एंड देयर इज नो लिमिट टू मैक्सिमम नंबर। एंड देयर इज is no limit of member। मैक्सिमम मेंबर कितने भी हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर पर कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। मैक्सिमम मेंबर पर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है। समझ में आ रही है बच्चों? आगे लिखिए, थर्ड, डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब नौकर, मतलब कंपनी को संभालने वाले व्यक्ति। कंपनी को संभालने वाले व्यक्ति कितने हो सकते हैं? एक प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं सर जी? मिनिमम 2 नौकर। मिनिमम 2 नौकर या 2 डायरेक्टर। और यहां पर कितने हो सकते हैं? मिनिमम
3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं? 3। एक पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 3। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, इस पर क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है। क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है। मतलब ओनरशिप को ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता है इसमें। और यहां पर क्या होता है बच्चों? फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर को शेयर ट्रांसफर कर सकता है पब्लिक कंपनी में। पर प्राइवेट कंपनी में क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है। समझ में आ रही है? क्या लगा रखा है बच्चों? प्रतिबंध लगा रखा है। लास्ट लिख लीजिए, यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। मतलब अपने नाम के एंड में क्या लगाएंगे? लिमिटेड लगाएंगे। अपने नाम के एंड में क्या लगाएंगे? इट इज कंपल्सरी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। ये अपने नाम के एंड में क्या लगाएंगे? प्राइवेट लिमिटेड। समझ में आ रही बच्चों? इट इज कंपल्सरी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। एट द एंड of its name। जैसे एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रही है? ओनली द वर्ड लिमिटेड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। तो यहां पे लिखेंगे ओनली द वर्ड, only the word limited is used। limited is used at the end of the its name। at the end of its नेम। अपने नाम के एंड में क्या लगाएंगे? लिमिटेड। जैसे एक्सपर्ट लिमिटेड, एक्सपर्ट लिमिटेड ये लगाएंगे। और प्राइवेट में क्या लगाएंगे? प्राइवेट लिमिटेड। क्या लगाएंगे बच्चों? प्राइवेट लिमिटेड। एक और लिख लो बच्चों, 6 इन्विटेशन टू द पब्लिक। इन्विटेशन टू द, कहता है इट कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू द सब्सक्रिप्शन। ये इन्वाइट नहीं कर सकती है शेयरों को खरीदने के लिए। एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर खरीदने के लिए पब्लिक को आमंत्रित नहीं कर सकती, नॉट इनवाइट। और ये पब्लिक कंपनी अपने शेयर खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। समझ में आ रही बच्चों? ये इसके डिफरेंस हो गए, ये इसके डिफरेंस हो गए। एक होता है बच्चों 1 पर्सन कंपनी। एक आगे लिखिए, एग्जाम में आ जाता है 1 पर्सन कंपनी। लिखिए 1 पर्सन कंपनी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी।
सर जी ये क्या होती है? ओनली वन मेंबर कैन फॉर्म ए कंपनी। लिख लो बच्चों क्या होती है, लिख लो बच्चों ये होती क्या है? ओपीसी। ओनली वन मेंबर, लिख लो ओनली वन मेंबर, वन मेंबर कैन, ओनली वन मेंबर कैन फॉर्म ए कंपनी, कैन फॉर्म ए कंपनी, एक कंपनी का निर्माण कर सकता है। ओनली वन मेंबर कैन फॉर्म ए कंपनी। समझ में आ रही बच्चों? इसकी जो पेड अप कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल, कितनी होती है बच्चों? मिनिमम 1 लाख। मैक्सिमम कितनी होती है? 1 लाख। उतार लो बच्चों, मिनिमम 1 लाख। डायरेक्टर, डायरेक्टर कितने होते हैं इसमें? मिनिमम 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। समझ में आ रही है? मतलब एक मालिक एक नौकर रख सकते हैं। जब आप 2 या 3 व्यक्तियों के साथ काम नहीं करना चाहते हो तो आप अकेले ही कंपनी खोल सकते हो। 1% 1 कंपनी में क्या होता है? जब आप 2 या 4 या 6 या 10 व्यक्तियों के साथ काम नहीं करना चाहते हो तो आप एक ओपीसी खोल सकते हो। जब आप 2 या 3 व्यक्तियों के साथ काम नहीं करना चाहते हो तो आप अकेले ही कंपनी खोल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये कहानी है इसकी। आगे और लिखा दो थोड़ा। हाँ जी लिखा दो। इस पेड अप शेयर कैपिटल, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सीड 5 लाख, कैन नॉट एक्सीड 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर जैसे ही 50 लाख से लिमिट पार कर देगी तो वो क्या बन जाएगी? फिर आपको एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। एक और लिख लो, इस एवरेज एनुअल टर्नओवर, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर मतलब सेल्स, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 years ऑफ 3 years, 3 साल का एवरेज ले लेंगे टर्नओवर का। शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, एक्सीड्स 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। 3 का भाग दे देंगे, किसी में 4 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 1 लाख। तो अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो गई तो फिर आपको क्या बनानी पड़ेगी? प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी या पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। एक ओपीसी की टर्नओवर कि पिछले 3 मतलब ऑन एन एवरेज का मतलब है 1 साल में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मतलब है ऑन एन एवरेज का मतलब। ऑन एन एवरेज कितने साल का लेंगे? 3 साल का लेंगे। अगर 2 करोड़ से ऊपर जा हो गई तो फिर आपको एक प्राइवेट कंपनी
या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपीसी को। तो हेडिंग डालिए बच्चों कन्वर्जन, हेडिंग डालिए बच्चों कन्वर्जन, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है बच्चों? जैसे ये ओपीसी है, जैसे बच्चों ये ओपीसी है, ये ओपीसी है, ठीक है बच्चों। और एक ओपीसी कैन कन्वर्ट, कन्वर्ट हो सकती है किसमें? प्राइवेट कंपनी में, और या पब्लिक कंपनी में। एक ओपीसी कैन बी कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। सर जी कब होगी कन्वर्ट? लिख लीजिए कन्वर्टेड इनटू, लिखो कन्वर्टेड इनटू 2 years has expired, 2 years has expired, 2 years has expired, उसके 2 साल पूरे हो गए हों फ्रॉम द डेट ऑफ इट, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब समावेलन के 2 साल पूरे हो चुके हो। 2 years हैज एक्सपायर्ड, समावेलन से इनकॉर्पोरेशन से 2 साल पूरे एक्सपायर्ड हो गए हों जब एक कंपनी, जब एक ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। ये मतलब है इसका, समझ में आइए। अगर एक ओपीसी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गई हो तो ओपीसी काय में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में। इस पेड अप शेयर कैपिटल, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, इस पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड 50 लाख। अगर 50 लाख से ज्यादा हो गई हो, एक्सीड्स 50 लाख, तो एक ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में। एक ओपीसी, वन ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। कब? लिख लीजिए बच्चों, इस एवरेज एनुअल टर्नओवर, इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर, एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़। अगर ये तीनों टर्म्स एंड कंडीशन संतुष्ट हो जाती हैं तो एक ओपीसी प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। सर ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चों अब 1 नंबर का भी क्वेश्चन आने लगा है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आने लगे हैं। अगर आपको ये थ्योरी नहीं पता है तो बेटा आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो बच्चों अब 1 या 2 नंबर में भी क्वेश्चन आने लगे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन ब्लैंक्स और बहुत सारी चीज़ें, टाइप की चीज़ें आने लगी हैं। तो बच्चों अब आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। बच्चों मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों, मैं बेटा पानी पी लूं 2 मिनट, उसके बाद मैं आपको बच्चों समझाता हूं। मेरा गला भर जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, अब मैं आपको शेयर के बारे में बताऊंगा। शेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर
और एक होता है प्रीफरेंस शेयर। शेयर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2। लिखिए, एक होता है बच्चों इक्विटी शेयर, और दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर। ठीक है बच्चों, लिखिए, हेडिंग डालो प्रीफरेंस शेयर। पूर्वाधिकार शेयर, पूर्वाधिकार शेयर समझ में आ रही बच्चों? इसके पास 2 राइट होते हैं। देयर आर 2 राइट्स, 2 राइट्स। नंबर 1, they have a right to receive dividend, receive dividend at a fixed rate, एक निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है। किसे दिया जाता है? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर, बिफोर एनी डिविडेंड is paid, before any dividend is paid on equity share, on the equity share, मतलब इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड दिया जाता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, ये कह रहा है। और नंबर 2, when the company is bound up, when the company is बाउंड अप का मतलब होता है बंद होना। जब कंपनी बंद होती है, बाउंड अप, इज बाउंड अप, दे हैव ए राइट टू, दे हैव ए राइट टू रिटर्न, of capital, right to return of capital before that of equity share, before that of a equity share, इक्विटी शेयर से पहले किसका पेमेंट किया था? प्रीफरेंस शेयर होल्डर का। सबसे पहले किसे पेमेंट किया था? अगर कंपनी बंद हो जाती है तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट किया जाता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की का पेमेंट किया जाता है। समझ में आ रही है? बाउंड अप मतलब बंद होने पर। समझ में आ रही है? एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाता है बच्चों, एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाता है। क्या आ जाता है सर जी? नोट कर लो, ज़्यादा बारीकी में नहीं बताऊंगा, बस मोटा मोटा मैं आइडिया दे दूंगा, मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा। ठीक है? डिफरेंस बिटवीन प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर।
between preference share and equity share. Preference share and equity share. Serial number, basis of difference of destruction or preference share और इक्विटी शेयर। ठीक है बच्चों। नंबर 1, रेट ऑफ डिविडेंड। पहला डिफरेंस क्या होगा, लाभांश की दर क्या होगी। यहां पर डिविडेंड दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, फिक्स्ड रेट। यहां पर लाभांश की दर क्या होगी, एक फिक्स रेट होगी। यहां पर डिविडेंड की रेट होगी, वो इक्विटी डिविडेंड की रेट होगी, नॉट फिक्स्ड। यहां पर 18% मिलेगा आपको हर साल। यहां पर जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना इक्विटी शेयर होल्डर को लाभांश दिया जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं। तो यहां पर डिविडेंड की रेट क्या होती है, फिक्स नहीं होती है बच्चों। एरियर ऑफ डिविडेंड। नंबर 2, एरियर ऑफ लाभांश डिविडेंड। If dividend is not paid on these shares in any year, the areas of dividend may accumulate. लाभांश क्या होता है, अगर किसी साल प्रेफरेंस प्रॉफिट नहीं हुआ और किसी साल आपने लाभांश नहीं दिया तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, संचयी हो जाएगा। अगली साल मिल जाएगा, इस साल का और अगली साल का दोनों का मिलाकर एक साथ दे देंगे नेक्स्ट ईयर में। बट इक्विटी शेयर में बच्चों ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट। डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट। डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता। थर्ड, ठीक है बच्चों, अगला लिख लो, वोटिंग राइट। वोटिंग राइट वोटिंग राइट अधिकार, वोट डालने का अधिकार। कह रहा है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रीफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट, प्रीफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी राइट, एनी वोटिंग राइट। ठीक है बच्चों, प्रीफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। और इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट। वोट डालने का अधिकार किसे होता है, केवल एंड केवल इक्विटी शेयर होल्डर को वोट डालने का अधिकार होता है। चौथा लिख लो बच्चों, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। डू नॉट राइट,
डू नॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मतलब प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मैनेजमेंट में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को अधिकार नहीं होता। दे हैव फुल राइट, दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट में भाग लेने का अधिकार होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। क्यों होता है? क्योंकि सर जी ये ऑल इन ऑल होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं। कौन? इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है बच्चों, अगर कंपनी बंद हो जाती है, प्रीफरेंशियल राइट एज टू दी पेमेंट ऑफ कैपिटल, प्रीफरेंशियल राइट, प्रीफरेंशियल राइट एज टू दी पेमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले किसे पेमेंट किया जाएगा? इक्विटी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद किसे पेमेंट किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। बाद में किसे पेमेंट किया जाएगा? पहले किसे पेमेंट किया जाएगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद किसे पेमेंट किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। सबसे पहले अगर कंपनी बंद होती है, मैंने बताया था सबसे पहले वापसी कैपिटल की किसे होगी? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, पूर्वाधिकार मिला हुआ है इसको। और उसके बाद किसे होगी? क्योंकि ये तो मालिक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के, तो बाद में जो बच जाएगा पैसा, सारा पैसा किसे मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। समझ में आ रही बच्चों? ये पूरी कहानी है। अब हम बच्चों धीरे धीरे आपको मुंशीगिरी का काम सिखाएंगे। अब आपको अगले लेक्चर में आपकी थ्योरी हमारी मेरी खत्म हो गई और न्यूमेरिकल की तरफ पहुंचेंगे। अब आपको मैं मुंशीगिरी का काम सिखाऊंगा। यह मैंने आपको 1 नंबर का काम सिखाया है, क्योंकि 1 नंबर में आ जाती है थ्योरी। ठीक है बच्चों, बट आपको याद तो करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते अरे छोड़ो यार, जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आपको यही पता नहीं होगा इक्विटी शेयर होल्डर होते क्या हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं, आपको यही पता नहीं है, तो आप कैसे करोगे बच्चों? तो इसलिए आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी बारी बारी से, समय आने पर। तो थ्योरी भी याद करिए। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, जय माता की, जय जिनेंद्र, खुदा हाफिज। अच्छे से थ्योरी याद करिए और एक एक चीज नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, गुड नाइट। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में। अपनी तक